Hello everyone, I welcome you back to this channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the part 2 of lecture 2, that is influence line diagram. Before beginning this lecture, I request you people to go through the part 1 of lecture 2, that is virtual work. तो मैंने वर्चुअल वर्क बहुत अच्छे से डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में, उसे ज़रूर देखें, अपना बेसिक बनाएं और उसके बाद इस लेक्चर को देखें ताकि आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए. So before beginning this lecture, this is all about me, myself Piyush Sharma, and I have 3 years of experience in teaching for the competitive exam. Let's move towards the lecture part. तो सबसे पहले बात करते हैं मूविंग लोड की. मूविंग लोड क्या है? मूविंग लोड, जैसे आपको पता है, एक ऐसा लोड जो कि स्ट्रक्चर के ऊपर मूव कर सके, वो एक जगह पे ना रहे. एक जगह पे रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? स्टैटिक लोड. जैसे कि व्हीकल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो उनके टायर्स जो स्ट्रक्चर के साथ कांटेक्ट में रहते हैं वो चलते रहेंगे, तो डिफरेंट पॉइंट पे उनका लोड आता रहेगा. अगर हम बात करें मूविंग लोड, जब चलता है, यानी कि ऑब्वियसली मूविंग लोड चलता हुआ है, मूविंग लोड की वजह से डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होता है. आप बार बार इस वर्ड को सुनते हैं, डायनेमिक का मतलब क्या है? तो डायनेमिक का मतलब है टाइम वेरिंग रेस्पॉन्स. आप हमेशा जब भी डायनेमिक मिले उसको टाइम से जोड़ लें, यानी कि टाइम के साथ वेरी करने वाले रेस्पॉन्स को टाइम डायनेमिक रेस्पॉन्स कह रहे हैं. ओके, इवन डायनेमिक फोर्स भी हो तो समझ जाना कि टाइम के साथ वो फोर्स वेरी कर रहा है, तो उसे कह रहे हैं हम डायनेमिक फोर्स. हैंस इन डिज़ाइन, यानी कि हम जब स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तब डायनेमिक मैग्निफिकेशन फैक्टर लगाते हैं, जिन्हें अपन टेक्निकल टर्म्स में डायनेमिक फैक्टर्स कहते हैं. तो एक बार छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि आप डिज़ाइन में डायनेमिक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? तो आप कहते हैं हाँ करेंगे. सो उस वजह से मैंने सोचा कि एक बार आपको ये बता दूं, तो ये स्पेशली मैंने लाइन उसी वजह से लिखी थी. तो बात करते हैं इन्फ्लुएंस लाइंस की. इन्फ्लुएंस लाइंस क्या है? इन्फ्लुएंस लाइंस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ रिएक्शंस एंड मूवमेंट एट अ सेक्शन. एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर लोड की वजह से जो हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, रिएक्शन एंड मूवमेंट. कौन सा लोड? मूविंग लोड. जो मूविंग लोड है उसकी वजह से कोई भी आप स्ट्रक्चर में एक सेक्शन पकड़ लो, वो लोड मूव करेगा तो उसके ऊपर डिफरेंट शेयर फोर्स या डिफरेंट रिएक्शंस आएंगी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे. उनको जब हम ग्राफिकली लगाते हैं तो उनको हम कहते हैं इन्फ्लुएंस लाइंस. तो इसका यूज़ क्या है? इन्फ्लुएंस लाइन का यूज़ क्या है? इन्फ्लुएंस लाइन का यूज़ है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें मैक्सिमम लोड पॉइंट्स रिएक्शन के, मतलब लोड कहाँ पे होगा जब मैक्सिमम रिएक्शन जनरेट होगी, ठीक है, और क्विकली कैलकुलेट कर सकें स्ट्रक्चर जो इस लोड के ऊपर है, यानी कि लोड क्या? एक्सटर्नल स्टिमुलाई है. ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पेक्ट में स्ट्रक्चर कैसे रेस्पॉन्स करेगा. ये बहुत दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं को यूज़ करके ही हम इन्फ्लुएंस लाइन को मतलब एप्लीकेशन के तौर पे यूज़ कर पाते हैं. अब बात करते हैं मेथड्स टू फाइंड द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम. तो आपको जनरली दो तरीके मिलेंगे इन्फ्लुएंस लाइन बनाने के. एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दूसरी है म्यूलर्स प्रेसलॉस प्रिंसिपल. तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, सीधा बोलूँ तो यार ये न्यूटन्स लॉ ही तो है. अपन वो नहीं कहते समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट 0. वो क्या है? स्टैटिक इक्वेशंस को लगा के बराबर कर देते हैं. वही है यार, ये न्यूटन्स लॉ कहूँ या ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहूँ, बात एक ही है. अब बात करते हैं म्यूलर्स प्रेसलॉस प्रिंसिपल की. ये जो है भाई, ये बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. अब आते हैं यहाँ पे म्यूलर्स प्रेसलॉस प्रिंसिपल है क्या. अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि वर्चुअल वर्क में अगर कोई भी चीज़ या कोई भी स्ट्रक्चर, चीज़ नहीं कहना चाहिए, वी आर सिविल इंजीनियर्स नाउ, सो कोई भी स्ट्रक्चर अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में बना हुआ है, तो वो कोई भी छोटा सा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दो, टोटल वर्क डन 0 होगा. ये बेसिक है. तो यहाँ पे म्यूलर प्रेसलॉस प्रिंसिपल ने उसको उठाया और अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया. अब देखो उसने क्या किया. उसने कहा फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन, मतलब कोई भी लोड. स्ट्रेस फंक्शन कौन से होंगे? जो कोई भी लोड जिनकी वजह से यूडीएल हो गया, पॉइंट लोड हो गया, मूवमेंट हो गया, कुछ भी करे, चाहे हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट हो या इनडिटर्मिनेट हो. ओके, जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो ऑब्टेन होगी
इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो ऑब्टेन होगी डिफ्लेक्ट होके या रोटेट होके ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें जो वो डिफ्लेक्शन होता है और या जो वो रोटेशन होता है उसको हम यूनिटी कर देंगे। जहाँ पे हम याद करो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के अंदर हम एक बार डेल्टा ले रहे थे और थीटा को 1 रेडियन ले रहे थे, वहाँ पे यहाँ पे वो डेल्टा जो है उसको 1 यूनिट कर देंगे और थीटा को 1 रेडियन कर देंगे। तो ये बड़ा फ़ायदा हो गया है। इसने म्यूलर ब्रेसलॉस प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को उठाया और उनको जो उनका डिस्प्लेसमेंट है, रोटेशन है, उसको क्या कर दिया, यूनिटी कर दिया। अब मैं आपको नीचे करके भी दिखाऊंगा कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, मैंने देखा जो, इसलिए मैंने सोचा कि यही लिख देता हूँ, उससे कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन मेरे को उठाने भी नहीं पड़ेंगे आपको समझाने के लिए। पहली चीज़ तो कि दोनों की दोनों डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए वैलिड है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, बात क्लियर है। डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट दोनों के लिए वैलिड है। दूसरा, कैसी भी लोडिंग हो, इसका मतलब पॉइंट लोड ले लो, यूडीएल ले लो, लीनियरली वेरिंग लोड ले लो, तब भी आपका म्यूलर ब्रेसलॉस प्रिंसिपल अच्छे से वैलिड रहेगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, दिमाग में भी रखें तो अच्छा रहेगा। अब आते हैं कि कैसे म्यूलर ब्रेसलॉस प्रिंसिपल को बीम्स या स्ट्रक्चर्स पे लगाना है। तो सबसे इजी लेते हैं बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक ये रैंडम पॉइंट है सी, ये कोई पॉइंट नहीं है, रैंडम पॉइंट है सी। मुझे क्या है, रिएक्शन बी चाहिए। हम क्या करते थे वर्चुअल वर्क में, जिस पॉइंट का चाहिए बाकी किसी को मत डिस्प्लेस करो, उस फोर्स के रेस्पेक्ट में उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा दे दो। यहाँ पे म्यूलर ब्रेसलॉस ने उसको कह दिया यूनिटी, यहाँ पे मैंने यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया है इन द डायरेक्शन ऑफ आर बी, तो वो कैसा है, अपवर्ड है, यहाँ पे अपवर्ड है, तो मैंने डायरेक्शन दे दिया 1, तो ये हो गया। ये हो गया आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन एट बी। मैंने यहाँ लिखा भी है, डिस्प्लेस द बीम बाय यूनिटी इन द डायरेक्शन ऑफ आर बी एट बी। सिमिलरली आपको रिएक्शन निकालना है आर ए पे। अगर आप आर ए पे रिएक्शन निकालना चाहते हो, डिस्प्लेस द बीम बाय यूनिटी इन द डायरेक्शन ऑफ आर ए एट ए, है कि नहीं, सही है ना। उसी तरीके से आपको सी, ये जो रैंडम पॉइंट है, इसके ऊपर आपको निकालना है कि भाई शेयर फोर्स सी पे क्या रहेगा। तो इसके अंदर भी डिस्प्लेस द पॉइंट सी एज पर शेयर डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट, जो मैं अभी बताऊंगा, और मैं यहाँ पहले मेंशन कर देता हूँ, शेयर डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट एंड ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स यूनिटी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा है ये यूनिटी है। ये जो था सी, ये ए पॉइंट यहाँ से था और बी पॉइंट यहाँ से था, तो ये जो होगा ये हो गया बी बाय एल, ये होगा ए बाय एल, ओवरऑल यूनिट है। तो आप थीटा तो निकाल सकते हो, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, तो ए बाय एल तो डिस्प्लेसमेंट है और इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो ए है, तो ए बाय एल डिवाइडेड बाय ए इज 1 बाय एल, उसी तरीके से इसका भी 1 बाय एल निकल जाएगा। तो ए और बी इसके लिए है। तो ये वाला जो पॉइंट है मैंने कहा शेयर डिस्प्लेसमेंट से आता है। एक और बार हम चीज़ देख लेते हैं कि मोमेंट आपको निकालना पड़े सी का, तो आप क्या लगाएंगे, रोटेट द पॉइंट सी एज पर फ्लेक्सुरल डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट एंड रोटेशन इज यूनिटी। सी पॉइंट पे जाऊंगा, सी पॉइंट को उठाऊंगा, यहाँ पे सी पॉइंट रखा है, तो देखो पहले ये जो था ये ए वाला, इसको ऊपर लेके गया हूँ तो ये यहाँ हो गया, इसको एक्सटेंड करो और इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करूंगा, तो ये जो रोटेशन हुआ है ये हो गया 1 रेडियन का, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगा इस टॉप पॉइंट का यहाँ से ओरिजिनल पोजीशन से, वो होता है ए बी बाय एल। ए क्या है, सी पॉइंट का ये डिस्टेंस, बी क्या है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, एल क्या है, ये पूरा टोटल एल ही है, ठीक है। तो ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एल, यहाँ को ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, समझ गए। तो ये है फ्लेक्सुरल डिस्प्लेसमेंट। अब आप पूछोगे सर ये शेयर डिस्प्लेसमेंट क्या है, फ्लेक्सुरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आओ उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट्स की। सबसे पहले तो मैंने आपको जब बहुत बेसिक पढ़ाया उसके अंदर तो मैंने आपको शेयर फोर्सेस की बात की थी, करेक्ट। तो सबसे पहले जो ये कोई भी एक लोड ले लो, एक सिंपली सपोर्टेड बीम में, ये डी पॉइंट है, एक्स पे है, ये मैंने सी पे है, कुछ भी लगा दो, और एक्स की वैल्यू अभी इजी करने के लिए मैं L/3 और L/3 कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये। तो मैंने एक्स पोर्शन लिया है जो कि L/3 है, यानी कि AD जो पोर्शन है इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे पता है रिएक्शन ये रही, रिएक्शन का अपोजिट के बराबर ही शेयर फोर्स है D लगेगा, जिसे मैंने SD से रोटेट डिनोट किया है। साथ में एक मूवमेंट भी आ सकता है, ठीक है ना। ये जो 1 इंटू एक्स होगा, ये RA इंटू एक्स होगा, 1 कह रहा हूँ सॉरी, ये जो RA इंटू एक्स है इसका इफेक्ट ऐसे,
जिसका रिएक्शन ऐसे, तो वो मैंने रिप्लेस करके लिख दिया डी पॉइंट में मोमेंट एट डी। ओके सर, तो जब आप इसको सिर्फ इतने से पोर्शन को देखोगे, इसका इफेक्ट देखोगे, तो कैसे देखोगे कि सर ये शेयर फोर्स था, तो शेयर फोर्स की वजह से नीचे डिफ्लेक्ट करेगा, नीचे डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं, और इस पोर्शन में शेयर फोर्स का इफेक्ट देखोगे तो वो ऊपर की ओर होगा, क्योंकि ये है, ये हमने निकाल लिया इसको बराबर करके। इसका मतलब इसका अपोजिट यहाँ पे लग रहा होगा, ये दोनों तो आपस में जीरो होने चाहिए, तो इसका अपोजिट यहाँ लगा दिया, तो ये इसको ऊपर लेके जा रहा होगा सर, तो हमने इसको ऊपर डिस्प्लेस कर दिया। तो ये क्या हुआ, शेयर फोर्स की वजह से फ्री बॉडी डायग्राम में जो डिस्प्लेसमेंट्स हुए उनको शेयर डिस्प्लेसमेंट्स कहते हैं। तो आप इन दोनों को जब जोड़ के देखोगे तो आपको कैसा दिखने वाला है, ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। आई बात समझ में? यानी कि इतने से को देखूंगा तो ये बोलेगा भाई नीचे जा रहा हूँ, इतने से को देखोगे बोलेगा भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो आया है कि नहीं आया शेयर डिस्प्लेसमेंट, ये उसका शेप कैसा होगा पता लगा ना, करेक्ट, इसे कहते हैं शेयर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो पी लोड मैंने सी पे लगाया था, इसके सी पे, वो हमारा पुराना वाला सी मत सोच लेना, ये अलग सी है ना, तो ये सी ये रहा, मैंने यहाँ कहा डेल्टा एट पी डिस्प्लेसमेंट एट पी, यहाँ से यहाँ तक पी का ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस पर पी लग रहा है। अब वर्क डन क्या होगा, वर्क डन से पहले एक देखते हैं थीटा एडी। थीटा एडी क्या है, थीटा एडी ये है, ये क्या रहेगा डेल्टा एडी डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, वो कितनी है L/3 है, तो थीटा एडी, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एडी, ये क्या हो गया थीटा एडी इंटू L/3। सिमिलरली हमने डेल्टा बी डी निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊपर का है थीटा बी डी इंटू 2L/3, करेक्ट। अब पॉइंट डी जो है असलियत में तो रिजिड है, तो ये कंसेप्ट कैसा हुआ, वर्चुअल वर्क का ही कंसेप्ट हुआ, हमने एक वर्चुअल लोड लगा दिया हमारे लिए तो शेयर फोर्स, और उसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे आ गया शेयर फोर्स का इफेक्ट, हमने सारी इक्वेशन रख दी जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था, उसको जीरो के बराबर रख दिया है, और उसको हम सॉल्व कर देंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, वापस बता रहा हूँ, ये जीरो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट में होता है, तो वर्चुअल वर्क जीरो होना चाहिए। तो हम यहाँ रख देते हैं डेल्टा ए डी की वैल्यू एस डी इंटू थीटा L/3, एस डी इंटू थीटा है 2L/3 या माइनस पी डेल्टा/3, सॉल्व कर देंगे तो मेरे को निकल के आ गया शेयर डिस्प्लेसमेंट, शेयर फोर्स इज इक्वल्स टू P/3। अब देख रहे हैं शेयर फोर्स कैसे हम निकाल पा रहे हैं शेयर डिस्प्लेसमेंट की वजह से, ठीक है। अब फ्लेक्सुरल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, सिर्फ मूवमेंट रखो यहाँ पे, ये मूवमेंट है md, अब इस मूवमेंट की वजह से ये ऊपर जा रहा है, इस मूवमेंट का उल्टा मूवमेंट ये रहा, ये मूवमेंट का इफेक्ट भी इसको ऊपर भेज रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा m इंटू थीटा के बराबर, या एम ए डी थीटा ए डी लिख दिया, प्लस इसका वर्क एम डी इंटू थीटा बी डी लिख दिया, और ये p है इसके अपोजिट में गया है डिस्प्लेसमेंट, p तो नीचे था और डिस्प्लेसमेंट हो गया ऊपर, तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का डेल्टा p, अगेन जीरो कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, वी गेट दिस आंसर कि मूवमेंट कितना होगा। पॉजिटिव साइन हमें बता ही रहा है कि सैगिंग और हॉगिंग, सैगिंग हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव हमें सैगिंग बता रहा है। तो इस तरीके से हम बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर पे, ऑल्दो मैं ये यूज़ करूँगा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में, बट आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है। बट मैं आपको इन शॉर्ट याद दिला रहा हूँ कि शेयर डिस्प्लेसमेंट क्या है और फ्लेक्सुरल डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर आपसे वर्ड मिले कहीं भी शेयर डिस्प्लेसमेंट, तो समझ जाना इसने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, उसको अलग अलग देखा, फिर दोनों को कंबाइन कर दिया। ऐसे वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं शेयरली डिस्प्लेस्ड, और ऐसे वाले को फ्लेक्सुरली डिस्प्लेस्ड। तो ये है कंसेप्ट फॉर शेयर डिस्प्लेसमेंट एंड फ्लेक्सुरल डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा शेप इस वजह से आता है, ओके। हैंस जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पे वो ये है, इन सबको समझने के बाद, हैंस डिस्प्लेस और रोटेट द पॉइंट ऑन विच फोर्स रिस्पॉन्स और मूवमेंट रिस्पॉन्स इज नीडेड। उस पॉइंट को ही रोटेट करना है, उस पॉइंट को ही डिस्प्लेस करना है जिसका आपको रिस्पॉन्स चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और का चाहिए और कहीं और से रोटेट और डिस्प्लेस कर रहे हो, मैं नीचे करके भी दिखाऊंगा ये। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है, जैसे कि मेरे को रिएक्शन ए चाहिए था तो मैंने ए को ही डिस्प्लेस किया है यूनिटी से, ठीक है। बी चाहिए था तो मैंने बी को ही डिस्प्लेस किया था यूनिटी से। अब बात करते, कई बच्चे मेरे से बहुत बार पूछते हैं सर ये मतलब क्या है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का, आपने बनाना तो सिखा दिया सर, यूनिट डिस्प्लेस कर दो, आर बी के लिए, आर ए के लिए इसको डिस्प्लेस कर दो, मतलब क्या है सर, आप मतलब दिखाओ। तो उसको समझाने के लिए मैंने फिर से यहाँ एक फिगर है। अब इस फिगर में आप एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लो जिसके ऊपर एक पी लोड है, पी जनरली आप बुक्स में 1 किलो न्यूटन के बराबर रखा पाओगे,
मैं 1 किलो न्यूटन नहीं लिखता हूँ, मैं हमेशा पी लिखता हूँ ताकि आपको इन जनरल समझ में आए। आप पी को 1 रखो, 10 रखो, 20 रखो, किसने रोका है, ठीक है ना, इसलिए मैं पी यूज़ करूँगा। तो हमने यहाँ पे पी रख दिया और यहाँ पे ये किसी भी एक्स पे है, यानी कि ये जो है मूव कर रहा है, एक्स की वैल्यू कभी 0 है, कभी L/2 है, कभी 12/3 है, फिर L है, यानी कि पी चला जाएगा। एक तरीके से वन यूनिसाइकिल है, कोई जॉकर समझ लो साइकिल चला रहा है और बीम के ऊपर से चलते जा रहा है, तो उसका जो लोड है कॉन्सेंट्रेटेड लोड वो बन गया पी। तो इस तरीके से ये आ गया। अब हम बात करते हैं जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, आप न्यूटन्स लॉ लगा दो, यानी कि आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगाओ, RA प्लस RB, ठीक है, ये किसके बराबर है, P के बराबर है। समेशन ऑफ मोमेंट एट A 0 कर दूंगा तो RB इंटू L 0 हो जाएगा, क्योंकि तो P का तो कोई मूवमेंट है नहीं, तो इससे मुझे RB और RA की वैल्यू P मिल गई, करेक्ट। ये तो न्यूटन्स लॉ से आया। अब मैं लगा के दिखा रहा हूँ तो म्यूलर्स ब्रेसलॉज प्रिंसिपल जो कि वर्चुअल वर्क पे बेस्ड है, उसको भी लगा के दिखा रहा हूँ। देखो कैसे, अपन ने क्या कहा था, सर RB निकालना है मुझको, तो मैंने कहा ठीक है, जिसको निकालना उसी को डिस्प्लेस करो डेल्टा से। यहाँ पे वो डेल्टा क्या है, यूनिटी है, बस ये याद रखना है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में वो डेल्टा है, म्यूलर ब्रेसलॉज प्रिंसिपल में वो यूनिटी है। तो RB इंटू 1, ये जो डेल्टा है इसकी वैल्यू है 1, RB इंटू डेल्टा। और किसी का कोई वर्क होगा, P तो बिल्कुल इस पॉइंट पे होगा जहाँ पे कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो इसका और कोई वर्क डन तो है नहीं। वर्चुअल वर्क डन कितना होना है कंसेप्ट से, 0, तो RB की वैल्यू क्या मिल गई, 0। तो इसका मतलब जब x इज इक्वल्स टू 0 पे है, फोर्स P A पे है, तो लोड जो B पे आ रहे हैं, यानी कि जो रिएक्शन आएगी B पे, वो कितनी आई, 0 आई, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं, P को किसी A पे भेज देते हैं और B से वो स्मॉल b दूरी पे है, एंड जो ओवरऑल लेंथ है वो कैपिटल L है। अब x इज इक्वल्स टू है, फिर से लगाओ न्यूटन्स लॉ, आप निकाल लोगे रिएक्शन A और B, पी बी डिवाइडेड बाई A प्लस बी या पी बी बाई एल, ये आपने खूब यूज़ किए हैं। और मैं इसको वर्क डन से करके दिखाता हूँ, म्यूलर ब्रेसलॉज प्रिंसिपल से। म्यूलर ब्रेसलॉज प्रिंसिपल क्या कहता है, RB निकालना है, अच्छा RB को यूनिटली डिस्प्लेस कर दो, आप कर देना सर। अब आप कहोगे सर ये RB और P तो एक ही डायरेक्शन में, तो RB इंटू यूनिट, ये तो प्लस का आ गया, और जो P नीचे है, और सर डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ ऊपर है, ये 180 डिग्री पे आ गया, तो यहाँ आ गया माइनस P इंटू डेल्टा P। सर आपको डेल्टा P निकालना है यहाँ पे, तो आप सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट लगा दो। सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सर 1 डिवाइडेड बाय A प्लस बी इज इक्वल्स टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय A। तो डेल्टा P की वैल्यू क्या गई, A डिवाइडेड बाय A प्लस बी, यहाँ रख दी मैंने, सॉल्व कर लिया। देखो RB निकल के आया कि नहीं आया, यानी कि जब P जो है थोड़ा सा मूव करा तो रिएक्शन देखो बढ़ गई, कितनी बड़ी, P इंटू A बाय L के बराबर। यानी कि अगर मैं इसको A को X से रिप्लेस कर दूं, X ही तो है, तो मतलब PX बाय L हो गई। X की वैल्यू 0 पे 0 है, X की वैल्यू 1 पे, वो बिल्कुल P बाय L के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, आ रही है ना बात समझ में कि किस तरीके से ये चलेगा। यानी x इज इक्वल्स टू L पे P हो गया, पूरा की पूरा फोर्स P हो जाएगा। तो मैं यही बता रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू L पे, उसको भी मैंने यहाँ पे देखो वर्क डन से करके दिखाया। तो RB आप वही कर रहे हो, तो आपको ये क्या मिल रहा है, मिल क्या रहा है यहाँ से, सर हमको मिल रहा है ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये आपको बता रहा है कोई भी लोड मूव करे, आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ से लाया उसके ऊपर रिएक्शन क्या होगी। P की वैल्यू यहाँ रख दो तो P इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट, P की वैल्यू यहाँ रख दो तो P इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट इज द रिएक्शन ऑफ RB। P की वैल्यू यहाँ रख दी तो P इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट इज द रिएक्शन एट RB। यानी कि डिफरेंट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आपको बिल्कुल डायरेक्टली मिल रहा है, बस उस पॉइंट पर लोड रख के उस पॉइंट की वजह से RB की क्या रिएक्शन होगी वो आपको क्लियर मिल रही है। ओके, सो ये जो अपन ने बनाना सीखा है आज म्यूलर ब्रेसलॉज प्रिंसिपल से, इसको याद रखो। आप जिस पॉइंट पे आपने यूनिट डिस्प्लेस किया उस पॉइंट की रिएक्शन और डिफरेंट पोजीशन ऑफ लोड आपको मिलता चला जाएगा अपने आप। तो यही बात है जो मुझे यहाँ मेंशन करनी थी और समझाना था, जो मैंने यहाँ पे अच्छे से विद कंसेप्ट समझा दिया है कि x के वेरिएशन के साथ कैसे आपका रिएक्शन एट B वेरी करेगा। और जो बात मैंने बोली मैं समझ सकता हूँ, आप अभी नहीं समझोगे, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा अच्छे से समझ में आएगा कि P को मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट निकालते चलो।
तो अभी फ़िलहाल के लिए अब हम पहले लोडिंग केसेस देख लेते हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको यहीं के इसी की बात करके भी दिखाऊंगा, उससे आपको और क्लियर होगा। जैसे कि लोडिंग केस लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड लोड मूव्स ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम, सीधा लो, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चंस आएंगे ना न्यूमेरिकल में, वो ये आएंगे कि बताओ मैक्सिमम शेयर फोर्स किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना हुआ, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो, या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक सेक्शन पे क्या है, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या है। तो ये तीनों चीज़ें क्या होंगी तो मैं बताता हूँ। देखो, मैक्सिमम शेयर फोर्स, अब उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है ना। साइन तो पॉजिटिव भी हो सकता है शेयर फोर्स का, नेगेटिव भी हो सकता है, आपको पता है। व्हेन लोड इज डायरेक्टली अबव द सेक्शन, ऐसा मैंने क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया, ये मैं नीचे दिखाऊंगा ग्राफिकली। पहले लिख लेते हैं एक बार। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कब होगा, व्हेन लोड इज एट दैट सेक्शन। किसी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो हमने फ्लेक्सुरल डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ बना लिया, मल्टीप्लाई बाय लोड इनटू जो भी उसका ऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट होगा उससे कर देंगे, लोड उस पर्टिकुलर सेक्शन पे मैक्सिमम मिल जाएगा। ये भी मैं ग्राफिकली दिखाऊंगा। एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट क्या, कि पूरी बीम के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आएगा, ठीक है। तो कहाँ आएगा वो वाली चीज़ भी बताऊंगा, वो आता है मिड सेक्शन पे, वो आएगा मिड सेक्शन पे, वो भी चीज़ दिखाऊंगा कैसे। तो पहले सबसे इजी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अपन ने, सबसे पहले करते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाते हैं एक ही। सर बना दो, यूनिट से इसको डिस्प्लेस कर दो। अब ये जो है ये पी जो पॉइंट है, लोड जो है ये इसके नीचे वाला पॉइंट डेल्टा सी से डिस्प्लेस हुआ है, ये मान लेते हैं। रिएक्शन पता चल गई हमें, उसी तरीके से आरबी की रिएक्शन पता चल गई। हम किसी सी की बात करते हैं, हमने क्योंकि बात की है कि शेयर फोर्स किसी सेक्शन सी पे ज़्यादा होगा कम होगा कैसे होगा। तो ये हमने देखा शेयर डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसका शेप ऐसा है, करेक्ट। अब पी पॉइंट जो है मैं यहाँ रखूँगा, तो जस्ट टू द राइट ऑफ सी, जस्ट टू द राइट ऑफ सी का मतलब ये पी है इंटू बी बाय एल, पी इंटू बी बाय एल इज माई शेयर फोर्स जस्ट टू द राइट ऑफ सी। और जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी रखूंगा तो P इंटू ए बाई एल इज माई फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी। जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी में नेगेटिव और राइट ऑफ सी में पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा हो सकता है। आई बात समझ में कि सेक्शन में हमने कैसे पता किया पॉइंट लोड के अंदर कि शेयर फोर्स कितना है। शेयर फोर्स एट सी मल्टीप्लाई बाय लोड इंटू ऑर्डिनेट एट सी, सी के नीचे ऑर्डिनेट कितना है। अब बोलोगे आप सर फ्लेक्सुरल डिस्प्लेसमेंट वाला बताओ, फ्लेक्सुरल डिस्प्लेसमेंट की वाला पहला तो शेप बना लो, ये शेप बना लिया। अब आप बताओ, मैंने आपको बोला है कि जो लोड लगा है उसके नीचे जो ऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई करो। सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेट कहाँ है, हम सेक्शन सी पे ही तो बनाया है ये, तो सेक्शन सी पे ही तो सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेट है आपके पास। उसी तरीके से यहाँ सेक्शन सी पे सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेट ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से एक ही तो सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए इन दोनों से ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके चूज़ कर लेना मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा ज़्यादा है। इसलिए मैंने यहाँ पे मैक्सिमम जो शेयर फोर्स है इसको पॉजिटिव नेगेटिव लिख के ये लिखा है, लोड इज डायरेक्टली अबव द सेक्शन। आई बात समझ में अब। और बेंडिंग मूवमेंट एट पर्टिकुलर सेक्शन में भी क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट बेंडिंग मूवमेंट की, वो कहाँ होगा सर, एब्सोल्यूट बेंडिंग मूवमेंट बिल्कुल L/2 पे होगा। इस चीज़ का मैथमेटिकल प्रूफ आप अपनी बुक्स में देख सकते हो, मैं बेवजह इसका प्रूफ देके टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, बट मैं आपको इतना बता देता हूँ। अगर आप यहाँ ए दे रहे हो, ये बी दे रहे हो, सपोज करो ये L/3 है, 2L/3 है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, ये डिस्प्लेसमेंट तो मैंने आपको बताई है ए बी बाई एल है। तो आप मैथमेटिकली खुद भी देख सकते हो, ये ए इंटू बी की वैल्यू मैक्सिमम तभी आएगी जब ए और बी आपस में बराबर हों, और आपस में बराबर होंगे तो वो L/2 आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करके निकाल लो, वही किया है उन्होंने बुक्स के अंदर। तो एब्सोल्यूट बेंडिंग मूवमेंट बिल्कुल यहाँ आएगा, हम ए बी बाई एल यानी कि L/2 डिवाइडेड बाय एल कर देंगे, ये मिल गया मेरे को, और पी लोड ये रहा, वी कैन सॉल्व दी प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं ताकि जो ऊपर का कंसेप्ट है वो क्लियर हो। ड्रॉ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम एट सी ड्यू टू 50 किलो न्यूटन लोड मूव्स ओवर सिंपली सपोर्टेड बीम, फाइंड रिएक्शन आर ए आर बी एंड मैक्सिमम शेयर फोर्स एट सी एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सी एंड एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट, सब निकालने को कह रहा है। ठीक है, निकाल देते हैं। सी के बारे में बता दो, सी 1 मीटर है और ये 4 मीटर की दूरी पे है सी फ्रॉम बी, और ओवरऑल 5 मीटर है, 50 किलो न्यूटन है। सबसे पहले तो हम निकालते हैं, जब 50 किलो न्यूटन सी पे है गिवन है, तो आर ए कितना होगा और आर बी कितना होगा। देखो भाई मैंने तुम्हें साफ साफ बोला है,
ज़्यादा आप अपनी न्यूटन्स लॉ मत लगाना, यहाँ पे सीधा आर ए निकालने को बोला है, तो ए पॉइंट को यूनिट डिस्प्लेस कर दो, तो आर ए इंटू 1 माइनस का, क्योंकि यहाँ 50 है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो देख लो, ये डिस्प्लेसमेंट मेरे को जहाँ तक पता है 4/5 आ जाएगा, ये है 1 डिवाइडेड बाय ओवरऑल, ये 4 हो गया डिवाइडेड बाय दिस डिस्प्लेसमेंट, तो 4/5 आ गया। सिमिलर ट्राइंगल थ्योरी से आपको मिल गया 40 किलो न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली आप आर बी निकालने जा रहे हो तो इसको यूनिटली डिस्प्लेस कर दो, आर बी पी ए बाई एल, तो 50 इंटू 1/L आपका 10 किलो न्यूटन आ गया। समझ में आई बात? डायरेक्टली देखो कि यहाँ पे ये 10 है, ये 50 है, कितना आसान हो गया। अब उसने मेरे से पूछा किसी भी सेक्शन सी पे जो गिवन था, जो कि 1 मीटर पे था, वहाँ पे मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना होगा। तो मैंने आपसे कहा था जस्ट टू द राइट ऑफ सी एंड जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी हमें चेक करना पड़ेगा। तो जस्ट टू द राइट ऑफ सी की बात करें या जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो प्लस माइनस का हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी देते हैं। जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी का मतलब है ये ए बाई एल, ए की वैल्यू थी 1, एल की वैल्यू है 5, तो 1/5 हो गया। पी है 50, 50 इंटू माइनस का 1/5, 50 इंटू माइनस का 1/5 आया, माइनस का 10 किलो न्यूटन। अब जस्ट टू द राइट ऑफ सी जाता हूँ, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट मेरे काम का हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, बी बाय एल के बराबर है, ये है सर बी, तो बी कितना है सर 4/5 इंटू 50, आई गॉट 40 किलो न्यूटन। तो इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है मैग्नीट्यूड वाइज, आप कहोगे सर 40, तो मेरा मैक्सिमम शेयर फोर्स एट सी कितना हुआ 40 किलो न्यूटन। अगर वो बोलता मिनिमम शेयर फोर्स एट सी, तो आप कहेंगे 10 किलो न्यूटन। आ रही है आपको बात समझ में कि कैसे निकालना है, कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब उसने हमसे पूछा था मैक्सिमम मूवमेंट एट सी, मैक्सिमम मूवमेंट एट सी तब होगा सर जब आप इसको यहाँ पे रख देंगे, डायरेक्टली सी के सर पे रख देंगे। जैसे हमें शेयर फोर्स निकालना है, हमने सी पे रख दिया, यहाँ पे भी हो गया। ये होता है ए बी बाई एल, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू 4, तो ये हो गया 4/5 यानी कि 0.8। ये कितना आ गया ऑर्डिनेट 0.8। आपको बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, तो 1 रेडियन का हमने डिस्प्लेसमेंट दिया, यहाँ 50 लिखा, 50 इंटू दिस ऑर्डिनेट, 50 इंटू दिस ऑर्डिनेट, 50 इंटू 0.8, 5 8 जा 40 किलो न्यूटन मीटर का मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आ गया एट सी। देखा कितना आसान हो गया है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाना। अब आओ एक और देखो, एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, वो सेंटर पे होगा सर। ठीक है, सेंटर पे होगा, तो सेंटर क्या है 2.5 ए बी बाई एल का 2.5 का स्क्वायर बाय 5 1.25 हो गया। देखा ऑर्डिनेट सबसे मैक्सिमम कब आया, जब मैंने सेंटर पे रखा। ये है तो 50, तो 50 इंटू दिस ऑर्डिनेट, सो 50 इंटू 1.25 62.5। तो अब आपको ज़रूर क्लियर हो गया होगा, आपको बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए, शेयर फोर्स निकालने के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी है, आप सीधे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाओ और उसके ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आसान हो गया है इन चीज़ों को निकालना अब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से। करेक्ट। अब हम बात करते हैं यूडीएल की। अगर फोर्स हमारा, फोर्स कह रहा हूँ सॉरी, जो लोड है हमारा वो यूडीएल हो, यूडीएल की लेंथ स्पैन से बड़ी है, यानी कि स्पैन जो है यहाँ ए बी में है और यूडीएल जो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तब क्या होगा। तो हम यूडीएल में सबसे पहले इस वाली कंडीशन को लेके देख रहे हैं। तो आपको निकालना है मैक्सिमम शेयर फोर्स, किसी भी सेक्शन सी पे निकालना है। तो हमें पता है सबसे पहले शेयर डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ बना लो, इसके अकॉर्डिंग होगा। अगर मुझे मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालना है तो करना क्या है, या तो वो हेड से लगाया जाएगा, हेड मतलब यूडीएल का हेड, और बाकी की पूरा पीछे का रख दिया, हमें हमारे को सिर्फ इस वाली लेंथ से मतलब होगा। और अगर टेल से रखा है तो उसमें हमें सिर्फ इतने पोर्शन से मतलब होगा। अब आप कहेंगे सर जब कॉन्सेंट्रेटेड लोड था तो हम तो उसका ऑर्डिनेट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे क्या करें, यहाँ कहूँगा मैं जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व मल्टीप्लाई बाय जो ये डब्ल्यू है ये कर देना, इससे आपको शेयर फोर्स एट सी मिल जाएगा। तो शेयर फोर्स एट सी इज एरिया अंडर द कर्व इनटू यूडीएल, जो भी उसका वेट गिवन है डब्ल्यू। तो वो दिखाता हूँ यहाँ, जैसे कि शेयर फोर्स एट सी टेल पे लगाया है, टेल पे लगाऊंगा तो ये वाला पोर्शन टेल ही हो गई ये, इसका हेड आगे है। ओके, तो ये वाले पोर्शन से मुझे मतलब हो जाएगा इस टाइम पे। तो ये एरिया अंडर द कर्व कितना हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है बी, हाइट कितनी है ये तो आपको पता है बी बाय एल है, तो बी बाय एल हो गया, इंटू इसका वेट क्या है डब्ल्यू।
तो shear force at C under UDL कुछ इस तरीके से मिलेगा. shear force at C when head से उसको रखा जाए, हेड रखेंगे तो ये वाला आ गया. एरिया अंडर द कर्व नेगेटिव का माइनस जरूर लिख देना, हाफ इंटू बेस इज ए, हाइट इज ए बाई एल इंटू डब्ल्यू. तो इनमें से मैग्नीट्यूड वाइज जो भी बड़ा होगा उसे चूज कर लेंगे, दैट विल बी द shear force at C. हमेशा मैक्सिमम वाले को ही चूज करना, अगर कुछ ना दिया हो. खुद से मैक्सिमम बोल दे बहुत बढ़िया, ना बोले ना तो shear force at C विल बी मैक्सिमम. मैक्सिमम वाला ही shear force होगा. ओके, अब हमें चाहिए बेंडिंग मोमेंट. सर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन C और UDL का कंसेप्ट. तो आप तो सही C के अकॉर्डिंग अपना ग्राफ बनाओ, ठीक है. एंड यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, AB बाई एल हो गया ऑर्डिनेट. अब आप क्या कहेंगे, एरिया अंडर द टोटल कर्व, क्योंकि UDL अगर आपने सपोज को इतना पूरा सा लगा दिया, ये पूरा लगा दिया यहाँ से यहाँ तक, तो आप इस एरिया को छोड़ दोगे. जितना एरिया छोड़ोगे उतना ही कम हो जाएगा ना. इससे अच्छा है कि पूरी की पूरे सिस्टम पे लगा दो UDL और पूरा एरिया अंडर द कर्व ले लो. ओके, सो एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ दो ट्राइंगल आ गए हमारे पास, एक ये वाला एक ये वाला. तो हाफ इंटू बेस इज ए, हाइट इज AB बाई एल, प्लस हाफ इंटू बेस इज B इंटू हाइट इज AB बाई एल. और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम W से. तो हमें क्या मिल गया, बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन C सेक्शन ये रहा. इस सेक्शन के अबाउट मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कब होगा, जब UDL पूरे सेक्शन पर बिछा हुआ. और shear फोर्स कब होगा मैक्सिमम, जब वो या तो टेल से लगा हो या हेड से लगा हो. ये मत समझना कि ये दोनों एक ही हैं, आपको सिचुएशन बनानी पड़ेगी. यहाँ पे सेक्शन C सेम है, बट इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम shear फोर्स हमें या तो टेल से लगाना पड़ेगा या हेड से लगाना पड़ेगा. बट इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हमें पूरे के स्पैन के ऊपर ही UDL लगाना पड़ेगा. बात समझ में आ रही है. इवन shear फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट सेम सेक्शन के लिए भी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन या डिफरेंट सेटिंग से मिल रहे हैं. यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ILD का, इससे कंफ्यूज मत होना. एब्सोल्यूट निकालना है, सेम L/2 पे जाना पड़ेगा. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, L/2 इंटू L/2 बाई एल इंटू 2 क्यों, इसका एरिया और इसका एरिया इंटू W. तो ये बेंडिंग मूवमेंट मिल जाएगा एब्सोल्यूट एट सेक्शन C. C क्या है यहाँ पे, L/2 पे, यानी कि मिड सेक्शन पे आपको मिल जाएगा. आई होप मैंने क्लियर कर दिया हुआ कितना आसान है. अब वापस देखते हैं UDL की लेंथ जब छोटी आए स्पेन से. अगर UDL की स्पेन से छोटी है और आपसे बोले कोई मैक्सिमम shear फोर्स किसी भी सेक्शन पे, जैसे हमने ऊपर देखा था ना हेड और टेल कंसेप्ट, उसी से देखेंगे यहाँ पे. shear फोर्स के लिए मैं जब या तो इसकी टेल यहाँ आ जाए या इसका हेड आ जाए, ठीक है, तो वापस से क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ये लो जब टेल वाला देख रहे हैं, और इनटू इसका जो भी लोड है W. और हेड से देख रहे हैं तो एरिया अंडर द कर्व मल्टीप्लाई बाय लोड W. जैसे हमने निकाला बिल्कुल वैसे ही, ऊपर निकाला बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही. मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन, यानी कि किसी भी सेक्शन C पे आप मेरे को मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट दे दो, UDL स्पेन से छोटा है, तो हम उसमें UDL को इस तरीके से प्लेस करेंगे कि जो रेशियो है मेन लेंथ को डिवाइड करने वाला, वही रेशियो UDL को डिवाइड करने वाला होगा. यानी कि ये C सेक्शन पूरी लेंथ को A/B रेशियो में डिवाइड कर रहा है, A/B, तो हम UDL को भी A1 A2 में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वो A1 A2 के बराबर होगा. यानी कि द UDL इज डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो एज दैट ऑफ सेक्शन डिवाइड्स द होल लेंथ. वो सेक्शन पर्टिकुलर लेंथ C जिस तरीके से जिस रेशियो में इस लेंथ को डिवाइड कर रहा है, उसी रेशियो में आपको UDL को यहाँ रख के डिवाइड करना है. आगे क्या करना है निकालने के लिए, आपको अगर वैल्यू निकालनी है बेंडिंग मूवमेंट एट C की, तो आपको एरिया अंडर द कर्व लेना है. ये हो गया सर एरिया अंडर द कर्व, और मल्टीप्लाई किससे करना है, W से करना है. करेक्ट, बहुत सिंपल है. अगर आप इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना सीख गए ना, मैं आपसे गारंटी कह रहा हूँ छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप चुटकी हो ज़्यादा कर दोगे. आप उनमें टाइम भी वेस्ट नहीं करोगे बेंडिंग मूवमेंट shear फोर्स बनाने में. आप ऐसे बनाओगे और तुरंत कर दोगे, हाँ इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू वो. अब आपसे कोई कह रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट बताओ UDL का, कैसे, जैसे ऊपर वाला कंसेप्ट है. अब हमारा कहाँ होता है, मिड पॉइंट के अबाउट होता है, तो हम मिड पॉइंट के अबाउट चले जाएंगे और UDL जो की लेंथ है उसको भी आधा आधा डिवाइड कर देंगे, आधा लेफ्ट में आधा राइट में. इतना आसान हो गया देखो. अब बात करते हैं ट्रेन ऑफ लोड्स की. सर ये ट्रेन ऑफ लोड का मतलब क्या है, ट्रेन ऑफ लोड का मतलब है कि बहुत सारे लोड जो एक साथ चल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए एक ट्रक है,
ट्रक में देखो आगे के टायर होते हैं, पीछे के टायर, और इस ट्रक को मूव कराओ, देखा जाए तो सरफेस कांटेक्ट पे दो लोड आपस में लग रहे हैं। अगर आप इसको आगे भेजोगे तो दो लोड लग रहे हैं, फिर दो लोड लग रहे हैं। तो ऐसे अगर आप मल्टी टायर ट्रक लगा दोगे तो 3-4 तरह के लोड हो गए। तो ऐसे लोड्स को हम कहते हैं ट्रेन ऑफ लोड। इनफैक्ट जो ट्रेन है, ये नाम ही ट्रेन से आया है। ट्रेन में कितने सारे व्हील्स होते हैं, अगर आप उसको रेल के ऊपर देखोगे तो वो सब की सब क्या कर देंगे, जिस पॉइंट पे कांटेक्ट है हम कहेंगे सर वो उस पॉइंट पे क्या दे रहा है, पॉइंट लोड दे रहा है। तो ये सारे के सारे लोड एक साथ चलेंगे, तो इन एक साथ चलने वाले लोड्स को हम कह रहे हैं ट्रेन ऑफ लोड। अब बात करते हैं सबसे पहले सबसे इजी पोर्शन की, मैक्सिमम शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन। किसी भी सेक्शन सी पे सर मैक्सिमम शेयर फोर्स कैसा होगा। देखो इस टाइप की चीज को सॉल्व करने के लिए जब ट्रेन ऑफ लोड की बात हो तो आपको क्या करना है, एक एक करके पॉइंट लोड को सेक्शन सी पे रखना है और चेक करना है और उसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यही होता है, प्लेस लोड 1 by 1 एट सेक्शन एंड सॉल्व इट। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। सबसे आसान होता है, ये ट्रेन ऑफ लोड है 50, 20, 10, सपोज करो ये 1 मीटर या कोई भी 0.5 मीटर, कुछ कितनी भी दूरी पे, अभी मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मुझे रिएक्शन निकालनी आ रही, तो पहली कॉन्फ़िगरेशन जो मैं लूँगा, यहाँ 1 लिखा हुआ है, मैंने कहा 50 वाला जो है आर ए पे लगा दो, 50 इंटू दिस, ये क्या हुआ मेरा आर ए हुआ। ठीक है, नहीं अब मैंने कहा दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 50 20 लग गया, 50 की वजह से ये वाला ऑर्डिनेट, 20 के लिए ये वाला ऑर्डिनेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, वो क्या हो गया आर ए हो गया। अब आपको क्या थर्ड टर्म ले लो सर, 10 के लिए, 20 के लिए और 50 के लिए, तीनों लगा दिए, तो आर ए की वैल्यू क्या होगी। तो आपको वो ट्रेन ऑफ लोड में सारे लोड एक एक करके उस पर्टिकुलर सेक्शन पे लगा के देखने पड़ते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी पे मुझे देखना है, फिर से कॉन्फ़िगरेशन, पहले मैंने 10 लगा के देख लिया, 20 और 50 आगे रख दिए। तो देखो इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये इनके ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 जो है ये b बाई एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन 2 ले लिया, जिसे मैंने 20 जो है यहाँ लगा दिया, 20 यहाँ लगा दिया, तो देखो 10 जो है वो नेगेटिव पोर्शन वाले में चला गया, ये पॉजिटिव 20 का और ये 50 का पॉजिटिव। एक बार 50 लगा के देख लेते हैं, ये 50 का, ये 20 का और ये देखो 10 का। फिर इन सबको सॉल्व कर दोगे, जो मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम होगा, मैं वर्ड ले रहा हूँ वापस से, चीख चीख के बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज जो मैक्सिमम होगा वही शेयर फोर्स होगा। यही बात हमने पहले भी देखी थी, यही बात हम अभी भी देख रहे हैं। अब हमसे कोई कहता है कि सर बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन सी, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन कैसे निकालूंगा। तो इसमें होता है कि जब साइन चेंज हो जाता है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, इक्वेशन क्या है, टोटल लोड ऑन द लेफ्ट ऑफ सी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सी, यानी लेफ्ट लेंथ ऑफ सी माइनस टोटल लोड ऑन द राइट ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑन सी, ऑन द राइट ऑफ सी। मतलब थोड़ा सा है ना, इसको ग्राफिकली समझा दूं तो बेटर रहेगा। जैसे सी है, इसके अबाउट मेरे को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो किस कॉन्फ़िगरेशन में रखूँ, 50 को यहाँ रखूँ कि 30 को 30 के ऊपर, कोई 20 को रखूँ, कहीं आगे रख दूँ, तब मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, कब मिलेगा। तो इन्होंने कहा ये चीज़ पता करने के लिए, वो कॉन्फ़िगरेशन पता करने के लिए कि किस पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। अब अच्छा आपने कहा सर 50 को मैं ऑन द लेफ्ट ऑफ सी रख देता हूँ, तो 50, 30 और 20 ये तीनों एक ही जगह हुए, लेफ्ट पे हो गए। लेफ्ट की लेंथ क्या है सर, ये x है, x यहाँ पे, और राइट की l माइनस एक्स है, तो ये 0 l माइनस एक्स, ये x हो गई। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ग्रेटर देन 0 ही आएगी। अब आपने चेंज कर दिया, अब आपने 30 रख दी टू द लेफ्ट ऑफ सी, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी पे आपने 30 रख दिया, और यहाँ 50 क्या आ गया, राइट ऑफ सी पे आ गया, तो 50 आ गया डिवाइडेड बाय l माइनस एक्स, और 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय x। ये हो सकता है ग्रेटर देन 0, ये हो सकता है लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब चेंज आ गया, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो नहीं आया। उसी तरीके से एक बार 20 रख के देखेंगे, 20 बाई एक्स माइनस 50 प्लस 30 डिवाइडेड बाई एल माइनस एक्स, और एक बार पूरा की पूरा हम 20 रख के देख लेंगे। अब ये देखेंगे अगर पहला वाला सपोज करो पॉजिटिव था, ये दूसरा पॉजिटिव हो गया और थर्ड नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब ये थर्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, जब चेंज हुआ, थर्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है यही वो कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंडर मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। आपको पता है सेक्शन सी का यही है, ये ए बी बाई एल है। अब आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट से तो मल्टीप्लाई करना है, आपको पता लग जाए कि भाई लोड कहाँ रखूँ कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाए। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम ये सिस्टम वाली इक्वेशन लगा रहे हैं। अगर आप कहते हो सर ए ग्रेटर देन 0 था, बी लेस देन 0 आ गया, तो मैं कहूँगा बेटा ये वो वाला कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंडर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको मिलेगा एट सेक्शन सी। इसको लेके आप सॉल्व करो क्वेश्चन को, ठीक है ना।
यही चीज़ मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिखी, कंसिडर द लेटर कंडीशन आफ्टर द साइन हैज चेंज्ड, या हैज साइन चेंज्ड आफ्टर द साइन चेंज्ड एज लोड लोकेशन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी। आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। कंसिडर द लेटर कंडीशन आफ्टर द साइन चेंज्ड एज लोड लोकेशन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, ये हैज़ वैज़ नहीं है, एज ही है, जो मैं लिख रहा हूँ सही है। पता नहीं मैं अपने वर्ड्स में बोलने चाह रहा था इसलिए शायद ऐसा हो गया। देखो ये बिल्कुल वही बात है, जहाँ पे साइन चेंज हो बस उसको ले लो। ये मैं अभी न्यूमेरिकल में एक नीचे करके ही बताता हूँ, उसमें आपको पता लग जाएगा। एक और बात आती है वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये क्या चीज़ है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अब तक तो हम कहते आए हैं यूडीएल और पॉइंट लोड के लिए एट मिड सेक्शन यानी कि L/2 पर है। बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में कहाँ होगी? इस केस में हम CG निकालेंगे ट्रेन ऑफ लोड का। ये ट्रेन ऑफ लोड है 50, 20, 10। So we have to find the CG of this load, and CG of this load is marked as red color in this particular case. तो यहाँ पे रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ है CG को। अब जो CG ऑफ लोड है, ये जो रेड कलर से मार्क किया, और इसके नियरेस्ट कौन सा लोड है, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल देखा जाए तो 20 किलो न्यूटन है। वो और कोई भी हो सकता है, बट फॉर नाउ एग्जांपल देने के लिए आपको हियर इट इज़ 20 किलो न्यूटन। तो वो लोकेशन जिस पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है कि वो क्या होगी? वो होगी जो ये ग्रीन लाइन है, ये L/2 है। ये जो ग्रीन लाइन है बेसिकली दैट इज द मिड सेक्शन ऑफ लाइन। Okay, now this is the midsection. When the midsection of line bisects, when the midsection of line bisects the distance between the CG of load and the nearest load to CG, वो वाली कंडीशन को ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन। मतलब ये जो ग्रीन लाइन थी ये मिड सेक्शन था। CG और 20 किलो न्यूटन लोड यानी कि CG के सबसे बगल वाले लोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको इक्वल डिस्टेंस में बाइसेक्ट करने वाला जो पोजीशन बनेगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ मैंने लोड लगाया, अरेंज किया है, वो वाला सिचुएशन ही, वही कॉन्फ़िगरेशन ही आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देगा फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। या यूँ कहूँ पूरी बीम के अंदर सबसे बड़ा बेंडिंग मोमेंट तब डेवलप होगा जब मिड सेक्शन ऑफ बीम बाइसेक्ट करेगी डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट लोड एंड द CG ऑफ लोड। या आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तक हम क्या करते आए हैं? CG ऑफ लोड पे बनाया सर, पीक लिया, पीक हमेशा हम CG ऑफ लोड पे लेते आए हैं, है ना, L/2 इंटू L/2 डिवाइडेड बाय L। ये यहाँ मत करना, इससे परेशान हो जाओगे। सच्चा आंसर इसी से आएगा, बट मैथमेटिकली प्रूव हो चुका है कि अगर आप पीक को थोड़ा सा आगे पीछे कर दोगे ना यार, तो बदलेगा नहीं आंसर। वो पीक इसलिए आगे पीछे करवा रहा हूँ क्योंकि हमें कैलकुलेशन भी सही करनी है। आप पहले ये देखोगे ये डिस्टेंस कितनी है, फिर आप इस ऑर्डिनेट को निकालो, फिर इस ऑर्डिनेट को निकालोगे, फिर इस ऑर्डिनेट को निकालोगे, बड़ा ही ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। तो आपको जितने भी बुक्स मिलेंगे ना उन सब में ये कहा जाता है, बुक्स में तो ये कहा गया है कि जो CG सिस्टम के जो नियरेस्ट लोड है, CG सिस्टम यहाँ रेड पे है, उसका नियरेस्ट लोड 20 किलो न्यूटन था। तो CG सिस्टम के जो नियरेस्ट लोड है उसके बिलो आप पीक ले लो, उसके बिलो आप पीक ले लो। यानी कि जो पीक हम बनाते हैं ना, ये वाली, ये अगर A है, ये B है, तो यहाँ पे 20 के नीचे क्या हो जाएगा, ये AB/L हो जाएगा। वो वाली पीक ले लो, वो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देगी। बट मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, सॉल्व किए हैं, तो मुझे एक चीज़ ये भी मिली थी कि वो नियरेस्ट हैवी लोड होता है, जो बुक्स में क्लियर नहीं लिखा जाता। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ये जो CG के बगल में जो लेफ्ट और राइट में जो लोड हों उनके नीचे पीक लेना। जैसे यहाँ पे 20 था तो मैंने एक 20 के नीचे पीक लूँगा, एक बार मैं 50 के नीचे और ले लूँगा फॉर मतलब चेकिंग। इससे आप कभी गलती नहीं करोगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना,
तो उसको इसी से करना, मतलब आप नियरेस्ट CG के बगल में जो नियरेस्ट लोड है उसके नीचे पीक लेना। बट अगर आपका कैलकुलेटर अवेलेबल है और आप बड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं जैसे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो 20 के नीचे भी चेक करना और 50 के नीचे भी करना, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को पता है कि 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो चाहेंगे कि आप ऐसा करें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो मिनिमम से मिनिमम टाइम में सॉल्व करना होता है, तो इसलिए ये वाला बेटर रहेगा। और इन दोनों में से कौन सा चूज़ करना है? फिर इन दोनों में से वो चूज़ करना है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम, इन दोनों में से आपको चेक करना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू वाले पोर्शन को आप चूज़ कर लेंगे। इस तरीके से आपको वो कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। तो इसी चीज़ के ऊपर उठा के मैंने क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे, एज लोड मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फाइंड। यहाँ पे जो गिवन लोड है ये छोटा सा UDL है, फिर इसके अंदर आप देखें तो एक पॉइंट लोड है 50 किलो न्यूटन का और एक और पॉइंट लोड है 50 किलो न्यूटन के, ये आपस में 5 मीटर की दूरी पे हैं। फिर UDL का हेड और पॉइंट लोड 2.5 मीटर पे हैं और UDL की लेंथ 5 मीटर है। ठीक है, तो इसने हम सब कुछ पूछ लिया कि मैक्सिमम शेयर फोर्स एट C बता देना, C की वैल्यू 10 मीटर है फ्रॉम A, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट C बता दो, एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट बता दो मैक्सिमम। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिएक्शन निकालते, क्योंकि इसने रिएक्शन नहीं पूछी है बट फिर भी मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। अच्छा पूछिए, सॉरी, मैक्सिमम शेयर रिएक्शन फॉर A एंड B पूछा है। तो A और B का भी रिएक्शन निकालो, इससे आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको शुरू में बोला था कि सर जब भी शेयर फोर्स इसमें निकालो तो आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को रखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस बनानी पड़ेगी। यही समझाया। अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शन दी हुई हैं। RA मेरे को निकालना है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन बिठा लिया कि पूरा की पूरा लोड लग रहा है। RA तो 1 हो गया, और सिमिलर ट्राइंगल से मैंने ये निकाल लिया, ये 0.8 है, ये 0.7 है, ये 0.5 है। ठीक है, और ये 1 तो है ही। तो आप इसका निकालोगे पोजीशन रख के, तो आपकी रिएक्शन RA कितनी हुई, आप कहोगे सर W इंटू दिस एरिया। तो मैं कर देता हूँ, ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या है, 1 + 0.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू दिस लेंथ 5। ठीक है सर, और इसका वो क्या था, लोड 5 किलो न्यूटन पर मीटर था, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पॉइंट लोड कितना है सर, 50 है, 50 इंटू 0.7, 50 इंटू 0.5, ये क्या हो गया, टोटल रिएक्शन एट RA हुआ पॉइंट, जो क्या है 82.5। देख रहे हो 82.5 आ गया। अब मैं रिएक्शन 2 करूँगा, आप सोचोगे सर UDL ले लोगे तभी तो ज़्यादा आएगा। अभी देखना, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे, इसीलिए तो आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली सिलेक्ट किया है, देखना। अब UDL को हटा दो, सिर्फ ये मिडिल वाला जो 50 किलो न्यूटन है इसको लगाओ RA पे, तो ये 1 पे आ गया, 1 इंटू 50, और इसको निकालोगे सिमिलर ट्राइंगल से जैसे अपन निकालते हैं, ये 0.8, 50 इंटू 0.8, 50 इंटू 1, इसकी वैल्यू है +92 किलो न्यूटन। अब उसी तरीके से इस 50 और UDL को भूल जाओ, सिर्फ 50 लगाओ, तो इसकी वैल्यू क्या है, 50 इंटू 1 इज 50। देखा तुमने, रिएक्शन सबसे ज़्यादा किस पे आया, 90 किलो न्यूटन, ये नहीं आया। यानी कि ट्रेन ऑफ लोड की यही ब्यूटी है कि तुम UDL हटा रहे हो, सिर्फ ये 2 पोर्शन लगा रहे हो, तो तुम्हें मैक्सिमम रिएक्शन मिल गया। इसी तरीके से किसी भी पॉइंट पे आपको शेयर फोर्स भी रख के देखना पड़ सकता है कि नहीं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया था कि आपको मैं दिखा सकूं। ऐसे ही अपने दिमाग से मत लेना कि सारा लोड रख दूंगा तो आ जाएगा, कईयों में होता है पर कईयों में नहीं भी होता है, तो इसलिए रख के ही चेक करना। जैसे रिएक्शन एट B निकालना है, मुझे रिएक्शन एट B निकालना है, तो मैं डिफरेंट सेटिंग्स लूँगा। एक बार 50 रख दिया, 50 और ये UDL तीनों रख दिए, तो 150 इंटू 1, 50 इंटू ये जो डिस्टेंस था 0.8 है, ये 0.7 है, 0.5, सारा सॉल्व कर लिया, मिल गया क्या, 105। ठीक है, अब मैंने वो 50 हटा दो एक, अभी 50 और UDL इसको सॉल्व कर लेते हैं, मिल गया 70। अब सिर्फ UDL रख के सॉल्व कर लो, एरिया अंडर द कर्व मिल गया, यह 22.5। देखो कितनी अच्छी ब्यूटी मिली है हमको कि रिएक्शन RB तो मैक्सिमम तब मिलेगा जब आप सारा की सारा ले रहे हो, तीनों को कंसिडर कर रहे हो। बट जबकि आप RA की बात कर रहे हो तो हमें मैक्सिमम रिएक्शन RA तब मिलेगा जब दोनों पॉइंट लोड होंगे, UDL बीम के ऊपर होगा भी नहीं। इसी को कहते हैं वो अरेंजमेंट जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स मिल सके। अब किसी सेक्शन C की बात करते हैं, सेक्शन C 10 मीटर दूर था, और ये 10 मीटर था, और ये 15 मीटर हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ऐसा ये था ना क्वेश्चन, C और ये C वाला 15 मीटर है, 10, 15। तो अब हम वही शेयर फोर्स निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, डिफरेंट सेक्शन लोड रखो और सॉल्व करो। तो मैंने यहाँ रख लिया, ये होता है सर B/L का मतलब 15/25, एंड दिस डिस्टेंस वुड बी
A/L यानी कि 10/25, तो ये तो हो जाएगा 0.4, ये होगा 0.6। अब रख के देखते हैं सर, यूडीएल की टेल रख दो जस्ट टू द राइट ऑफ सी और सारा पोर्शन वही मैंने निकाल लिया। एंड यूडीएल के लिए क्या करेंगे सर, एरिया अंडर द कर्व मल्टीप्लाई बाय इसका डब्ल्यू, एरिया अंडर द कर्व मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू 5, ठीक है। 50 इंटू 0.3, 50 इंटू 0.1 आ गया, सॉल्व कर दिया, जो भी आना होगा आ जाएगा। अब रख दो ऐसे, सी जो है जस्ट टू द राइट ऑफ, अब इसमें दो कंडीशन आ सकती हैं, जस्ट जैसे पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड को जस्ट टू द राइट ऑफ सी और जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी। जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी लोगे तो ये 0.4 हो जाएगा नेगेटिव का, जस्ट टू द राइट ऑफ सी लोगे तो ये 0.6 हो जाएगा पॉजिटिव का, है कि नहीं ब्यूटी इसकी। तो इसीलिए आपको परेशान करने के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 20-30 नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं ईएसई में, और वहाँ पे ऐसे सॉल्व करवाना चाहते हैं आपसे। तो मैं यहाँ खुद ही कर देता हूँ, शेयर फोर्स एट सी नेगेटिव ले रहा हूँ क्योंकि ये दोनों पोर्शन नेगेटिव हैं, और 5 इसकी लेंथ थी, 5 किलो न्यूटन था, प्लस 0.6 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 0.4। अब जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी जाओगे, ये तो प्लस 45 आ गया राइट ऑफ सी, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ 50 किलो न्यूटन को जस्ट लेफ्ट ऑफ सी कर दो, तो वहाँ पे मैंने तुम बता 0.4 और नेगेटिव का है कि नहीं, तो नेगेटिव का 0.4 और बाकी जो था वो एज इट इज़ आ गया। तो इससे देखो वैल्यू क्या आई है फाइनली, -5 किलो न्यूटन, है कि नहीं इंटरेस्टिंग। तो ये चीज़ आपको चेक करनी ही पड़ेगी एग्जाम के अंदर, कोई और ऑप्शन नहीं है इसमें, कोई शॉर्टकट नहीं है। या तो आप कई क्वेश्चंस कर लो और अंदाज़ा लगाना सीख लो, कई बार वो पॉइंट लोड दे देते हैं, कई बार वो पॉइंट लोड प्लस यूडीएल दे देते हैं, तब क्या करोगे, पॉइंट लोड प्लस यूडीएल के अंदर ही ऐसी ये बकवास चीज़ें होती हैं, इसलिए मैंने हार्ड वाला लिया। पॉइंट लोड के अंदर तो जो मैक्सिमम वाला पॉइंट लोड है ना, उसको पकड़ के बैठा दो, वो एक मतलब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन देखोगे तो ये हो जाएगा। तो अब देखो जैसे ये है जस्ट टू द राइट 50 किलो न्यूटन इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी वाला करते हैं। तो ये वाला तो भाई देखो ये आ गया 0.1 और 0, क्योंकि 0 से भी पीछे चला जाएगा ना इसका लेंथ, तो ये 0 हो गया, 0 प्लस 0.1 इंटू 5 मीटर उसकी लेंथ थी, वो कम हो जाएगी जितनी भी कम होनी है। यहाँ पे 5 शायद गलत ले लिया मैंने, 5 होगा शायद, या तो मेरे को मेजर करना पड़ेगा, बट अभी के लिए देख लो कि मान लो 5 है शायद, देख लेते हैं। तो मैंने जल्दीबाजी में शायद बस कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ। मल्टीप्लाई 5, 50 इंटू माइनस का 0.2, और जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी लूँगा तो 50 इंटू 0.4 हो जाएगा, ये नेगेटिव का 41.25 आ गया। और शेयर फोर्स ऑन द राइट ऑफ सी लेना चाहते हैं आप, तो वो क्या गया, 0 से स्टार्ट किया 0.1 नेगेटिव का, ये एरिया अंडर द कर्व तो मैंने ले लिया और ये कर दिया मल्टीप्लाई जैसे करते हैं। यहाँ क्या गया, माइनस का 50 इंटू 0.2, और यहाँ पे क्योंकि प्लस में जाएगा जस्ट तो 0.6 हो जाएगा, प्लस का 0.6 इंटू 50, ये 18.75 आ गया। मैंने आपसे कहा कि भाई जो मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम हो वही शेयर फोर्स लेना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम है ये वाला 45 किलो न्यूटन, तो हम आंसर में क्या लेंगे 45 किलो न्यूटन। अगर वो मुझसे पूछता कि शेयर फोर्स एट सी और कुछ भी नहीं बताएगा, तो मैं मैक्सिमम शेयर फोर्स एट सी वाली कंडीशन को ही कंडीशन मानूंगा। ओके सर, अब आओ देखो ये वाली कंडीशन, लोड बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालना है, तो हमें ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। लोड लेफ्ट ऑफ सी और लेफ्ट लेंथ, फिर रोड राइट ऑफ सी एंड राइट लेंथ कर देते हैं। अच्छा, इस केस में देखो अगर हम तीनों को ही पीछे रखें तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मैं थोड़ा आगे दे देता हूँ, मतलब इतनी अकल तो हम लड़ा सकते हैं, वो वैसे भी ग्रेटर देन 0 होने वाला है, वो आप प्रैक्टिस के लिए कर लो। बट मैं सीधे जा रहा हूँ कि पहले मैंने 50 को राइट ऑफ सी कर दिया, तो 50/15, और ये लोड जो है 5 इंटू 5 का है, तो ये हो गया 75, ये आ गया ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मिडिल जो लोड है ना 50 किलो न्यूटन, इसको जस्ट सी से क्रॉस करवाओ, जस्ट सी से क्रॉस करवाओगे तो 50-50 राइट पे चला गया, 50 राइट पे हो गया, तो 50 प्लस 50 डिवाइड बाई 15 और 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10। अभी देखो ये क्या हो गया, नेगेटिव। ओके, मतलब साइन चेंज हो गया सर, पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया। जैसे ही साइन चेंज होता है तो जो लेटर वाला है, यानी कि जिसके बाद साइन चेंज हुआ है, उस कॉन्फ़िगरेशन को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की कॉन्फ़िगरेशन मानेंगे। यानी कि ये वाली जो अरेंजमेंट है लोड का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की अरेंजमेंट की ओर इशारा कर रहा है। तो सी के ऊपर जस्ट 50 रख दो और अपना फ्लेक्सुरल डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ बना के ऐसा बना दो। अब ऑर्डिनेट्स तो पता ही, ये क्या है, ए बी बाई एल है, 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 25। ये क्या है सर, 50 है, ये 50 इंटू दिस थिंग, ये यूडीएल है, ये यूडीएल को यहाँ कर दो, करेक्ट।
तो ये है 1.5, दिस इज 4.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व मल्टीप्लाई बाय इसका जो W है, ये 50 इंटू दिस ऑर्डिनेट, 50 इंटू दिस ऑर्डिनेट इज 4। सॉल्व कर दोगे तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी मिलेगा 575 किलो न्यूटन मीटर का। देखा बेंडिंग मोमेंट निकालना भी ILD से कितना आसान हो गया है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे, जिसके ऊपर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, और मैंने आपको बहुत इजी वर्ड्स में बिना किसी कंफ्यूजन के बताया हुआ है। तो देखो अब ये एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट। अब एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, लोड है, ये 50 किलो न्यूटन का लोड है, ये 50 किलो न्यूटन का लोड है, और ये 2.5 मीटर गिवन है, और ये UDL की 5 गिवन है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर, और 5 मीटर की लेंथ गिवन है। इसका CG निकालोगे ना तो राइट से वो 4 मीटर आएगा। कैसे निकालोगे, इस 50 इंटू 0, 50 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5, तो टोटल लोड हो गया, इंटू जो भी इसका ये पॉइंट है, ये 2.5, ये 2.5, फिर 5, 10 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल लोड, 4 मीटर फ्रॉम राइट मिल गया मुझे। ठीक है, हमको पहले से पता है जो CG और नियरेस्ट टू CG वाला लोड है, उस डिस्टेंस को मिड सेक्शन 50-50 यानी कि बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं ग्रीन से ले आता हूँ, 12.5 मीटर मैंने लिख दिया है। ग्रीन लाइन मिड पॉइंट लाइन है बीम की, इसका आधा इधर 1 मीटर का 0.5 इधर हो गया, और 0.5 इधर हो गया। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है भाई, ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, मैक्सिमम सॉरी एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है। अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो बस ये ऑर्डिनेट निकालने, और ऑर्डिनेट निकाल के एरिया अंडर द कर्व और पॉइंट लोड इनटू ऑर्डिनेट्स, दैट इज माय बेंडिंग मोमेंट एट द मिड पॉइंट। ठीक है ना। सो मैंने आपको क्या कहा था, पीक बनानी है, पीक इस पॉइंट पे मिड पे नहीं जाएगी, जो CG है उसके बगल में नियरेस्ट लोड है उसके नीचे पॉइंट जाएगी, तो मैंने उसी के नीचे बनाई है। तो ये कितना था, ये 12.5 था, ये 1 मीटर था, तो ये हो गया आधा कम कर दो 12 मीटर, तो ये क्या हो गया, ये 12 मीटर 13 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 25। अब ये ऑर्डिनेट तो सिमिलर ट्राइंगल से निकाल ही सकते हो, ये मैंने निकाल दिए हैं यहाँ पे, है ना, और ये वैल्यूज़ लिख दी यहाँ पे 4.94। अब आपको सीधे मल्टीप्लाई करना है UDL के लिए, एरिया अंडर द कर्व मल्टीप्लाई बाय इसका लोड, यहाँ पर 50 किलो न्यूटन ऑर्डिनेट इंटू दिस ऑर्डिनेट, 50 किलो न्यूटन इंटू दिस ऑर्डिनेट, बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट। यही सॉल्व कर दिया एंड वी गेट 595 किलो न्यूटन मीटर। तो आपने एक चीज़ सीखी कि बेंडिंग मोमेंट एट पर्टिकुलर सेक्शन में, तो उस सेक्शन के ऊपर किस अरेंजमेंट की वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। यहाँ पे उस गिवन लोड की वजह से 575 था। और एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या है, वो कहता है सर पूरे बीम में आप कहीं भी रखो, मुझे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दे दो, पूरे बीम में कहाँ आएगा। तो देखो वो आया 595, ये कैलकुलेशन भी प्रूव करती है। तो ये जो पोर्शन था ये मेरी साइड से था अभी इसके लिए। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में ILD देखेंगे फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो बिफोर आई लीव आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड गिव मी फीडबैक, कीप आस्किंग मी क्वेश्चंस। और जैसे हम इसका लेटर पोर्शन करेंगे उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।